नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में, उन सभी को उड़ान आईएएस अकादमी की तरफ से शत शत नमन। आज की वीडियो प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी को पुनः एक बार सूचित कर दें कि उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा आप सभी के लिए प्रीलिम्स की तैयारी हेतु एक टेस्ट सीरीज का आयोजन 21 अगस्त से किया जा रहा है। यह टेस्ट सीरीज 3 अलग अलग लेवल्स में लिया जाएगा, जिसमें पहला लेवल बेसिक लेवल होगा, दूसरा लेवल एडवांस लेवल होगा और उसके बाद मेगा टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। इस टेस्ट सीरीज से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो पिछली कक्षा में मैंने आपको छत्तीसगढ़ समसामयिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे, जिनमें पहला प्रश्न था न्यायमूर्ति श्री ए के पटनायक समिति के गठन का लक्ष्य क्या है। तो इसका उत्तर है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करना। आप इससे अधिक जानकारी के लिए पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न था छुई खदान के रियासत का इतिहास, इस पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। चर्चा में जो व्यक्तित्व रहते हैं, इसके अलावा चर्चा में जो पुस्तकें रहती हैं, वो आपके एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। उसी के अंतर्गत छुई खदान के रियासत का इतिहास, ये एक चर्चित पुस्तक है। याद रखिएगा, इसके राइटर का नाम प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए या कोई भी ऐसा एग्जाम जो वन डे वाला है, उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न था राज्य में लघु वनोपज के प्राथमिक प्रसंस्करण हेतु कितने वन धन विकास केंद्रों की स्थापना की गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 139 वन धन विकास केंद्र हमारे यहां संचालित किए जा रहे हैं। ठीक। अगला प्रश्न था छत्तीसगढ़ में जुलाई 2021 में 2432 करोड़ रुपए के जीएसटी संग्रहण हुआ है। ठीक है, यानी इतनी राशि का संग्रहण जीएसटी के रूप में जुलाई 2021 में हुआ है, जो वर्ष 2020 की इसी अवधि से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसका आंसर है 33%। पिछली वीडियो में मैंने इससे जुड़े हुए आंकड़े आपको बताए थे। ठीक। चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है विश्व आदिवासी दिवस। आपको पता होगा कि विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन 9 अगस्त को किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्या इसके उद्देश्य होते हैं, और इस वर्ष के विश्व आदिवासी दिवस में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में क्या बड़ी चीजें हुई हैं, इसको इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। यह विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार वर्ष 1994 से हर वर्ष मनाया जाता है, यानी ईयर 1994 से इसको हर वर्ष 9 अगस्त के दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, पहला देखिए, दुनिया की स्वदेशी आबादी। देखिए, स्वदेशी आबादी को इंग्लिश में बोला जाता है इंडिजीनियस पीपल। ठीक है, जो लोकल लोग होते हैं, जो आदिम संस्कृति से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको कहा गया है यहां पर स्वदेशी आबादी। ठीक, तो दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना, यह इसका पहला उद्देश्य होता है। ठीक। दूसरा उद्देश्य होता है उन योगदानों को स्वीकार करना जो स्वदेशी लोग वैश्विक मुद्दों जैसे पर्यावरण संरक्षण हेतु करते हैं। ठीक। आप जानते हैं कि जो जनजातीय संस्कृति होती है, उसमें प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और चूंकि वो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए जाने अनजाने में उनसे एक महत्वपूर्ण कार्य होता है पर्यावरण संरक्षण का। वो इसको धर्म के रूप में मानते हैं, है ना। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे वृक्षों की पूजा की जाती है, बहुत सारे जंतुओं को देवता के रूप में पूजा जाता है। तो जाने अनजाने ही धर्म का पालन करते हुए वो लोग पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देते हैं। तो इसको भी रेखांकित करना, यह विश्व आदिवासी दिवस मनाने का एक उद्देश्य होता है। ठीक। इस वर्ष जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया,
उसकी थीम रही है किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न हाल फिलहाल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक, जहां से सीधे आपको थीम पूछता है कि इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या रही है। तो याद रखिएगा, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। ठीक, इसको क्या कहा जाता है? बफर जोन कहा जाता है। ठीक, तो अभी तक ये वाला जो क्षेत्र है बफर जोन, ठीक है, ये जो बफर जोन है यहां तक का क्षेत्र, इसके सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए जा रहे थे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि ये जो क्षेत्र है अंदर का, ये जो कोर जोन क्षेत्र है, यहां का सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए गए हों। ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक, तो पहला जो टाइगर रिजर्व है जिसके कोर क्षेत्र में सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए गए हैं, वो कौन सा है? उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, इसी में आगे पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री ने टाइगर रिजर्व के गांवों की वन अधिकार समितियों को सौंपे सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र। ठीक है, यानी कि यहां पर के जो एरिया में रहने वाले लोग हैं, जहां पर गांव बसे होते हैं आदिवासियों के, आपको पता होगा छोटे मोटे, उनको क्या दिया गया है? सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र। ठीक है, अब इस पत्र के मिलने से क्या होगा भाई? इस अधिकार पत्र के मिलने से जो आदिवासी समुदाय यहां पर रहता है उनको यहां के संसाधनों का उपयोग करने के लिए अधिकार मिल जाएगा। ठीक, देश में बहुत कम टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्य हुए हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे टाइगर रिजर्व है जहां पर कोर एरिया का, है ना, ये जो कोर एरिया है इसका अधिकार पत्र दिया गया हो। ठीक, जैसे महाराष्ट्र का मेलघाट टाइगर रिजर्व और उड़ीसा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक, ये दोनों को भी याद रखेंगे। ठीक, तो महाराष्ट्र का मेलघाट टाइगर रिजर्व है और ओडिशा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। ठीक, ये दोनों में भी ये जो कोर जोन है यहां पर अधिकार पत्र दिया गया है, सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है। ठीक, चलिए इसी में आगे पढ़ते हैं कि सीता नदी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में 5 गांवों को दिया गया है। 5 गांव कौन कौन से हैं? तो देखिए, करही, जोरातराई, मसूलखोई, बहिगांव और बरोली, ये 5 गांव हैं जहां पर सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए गए हैं। यहां पर कुल मिलाकर 5553.26 हेक्टेयर, यदि इसको आप एकड़ में निकालोगे तो ये आता है लगभग 14,000 एकड़। ठीक है, 14,000 एकड़ जंगल का सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जो है वो वहां की समितियों को दिया गया है। नगर पंचायत नगरी के ग्राम चुरियारा, तुम्बाहरा और नगरी में 10,200 एकड़ में सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा राज्य के 700 गांवों की ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार जो है वो दिया गया है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट यहां पर सबसे ज्यादा है ये उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में जो सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिया गया है, इसका एरिया एकदम अच्छे से याद रखेंगे। यदि एकड़ में पूछता है तो 14,000 लगभग है। ठीक, और यदि हेक्टेयर में पूछता है तो 5,553.26 हेक्टेयर। ठीक, तो यह है पहला कीर्तिमान। दूसरा कीर्तिमान क्या है? तो देखिए, दूसरा कीर्तिमान है छत्तीसगढ़ की जनजातीय एटलस का विमोचन। जनजातीय एटलस छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया है और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ उड़ीसा और झारखंड के बाद, है ना, उड़ीसा और झारखंड के बाद देश का तीसरा राज्य बन गया है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, विश्व आदिवासी दिवस के मौके में आदिम जातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार की गई जनजातीय एटलस का विमोचन किया गया है। ठीक, तो आपको ऐसा भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि ये जो जनजातीय एटलस है इसका विमोचन किस दिन किया गया? तो याद रखिएगा किस दिन किया गया है? विश्व आदिवासी दिवस के दिन। ठीक, उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सभी बुकलेट्स के संपादन का कार्य आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के संचालक एवं आदिम जाति विभाग की
आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी के मार्गदर्शन में किया गया है। ठीक, थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं। यहां पर इमेज आप देख पा रहे हैं, विमोचन किया जा रहा है। ये जो हाथ में बुकलेट पकड़ा गया है मंत्री जी के द्वारा, ठीक है, यही क्या है, छत्तीसगढ़ का जनजातीय एटलस है। ठीक, देखिए इस जनजातीय एटलस में क्या है, इस जनजातीय एटलस में राज्य की जनजातियों की संस्कृति, रीति रिवाज, बोलियां, जनजातीय आर्ट और क्राफ्ट, तीज त्योहार, नृत्य, पर्यटन, विशेष पिछड़ी जनजातियों के साथ साथ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, जनजातीय आश्रमशालाएं, छात्रावास, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, प्रयास विद्यालय जैसे आधारभूत शैक्षणिक संस्थाओं की जानकारी, राज्य में प्रशासनिक इकाइयां, समुदायवार जनजातीय जनसंख्या, लिंगानुपात, शैक्षणिक स्थिति एवं राज्य में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी का समावेश किया गया है। तो मान के चलो कि एक पूरी पुस्तक है जो कि छत्तीसगढ़ के करंट डेटा को शामिल करती है। तो अगर बन पड़े तो आप इसको आदिम जाति कल्याण विभाग से जाकर ले लेंगे। ठीक, कहीं से भी इसको अरेंज करिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब भी इस प्रकार के बुकलेट निकलते हैं तो वहां से प्रश्न आने की संभावना होती है। तो हमारी राय यही है कि आप हो सके तो इस एटलस को अरेंज कर लीजिए, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाएंगी, साथ ही ये क्या होंगी, ऑथेंटिक सोर्स होंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन, घटेगा कुपोषण, बढ़ेगा रोजगार। ठीक, देखिए सबसे पहले समझिए कि ये मिलेट क्या होता है। मिलेट बोला जाता है मोटे अनाजों को, ठीक है, जो कोदो, कुटकी, रागी, टाऊ, ये सब क्या है, मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ के वनांचलों में उगाए जाने वाली कोदो, कुटकी और रागी फसल को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में मिलेट मिशन की शुरुआत की गई है। तो यहां से डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देना। मिलेट का अर्थ क्या होता है, मोटे अनाज, जैसे कोदो, कुटकी है, रागी है, ये सब। ठीक, इस मिशन से वनांचल में लोगों के पोषण स्तर में वृद्धि होगी, वहीं इन फसलों के वैल्यू एडिशन से रोजगार भी मिलेगा। अब ये वैल्यू एडिशन क्या होता है, वैल्यू एडिशन का मतलब होता है किसी चीज के मूल्य में अभिवृद्धि करना। जैसे कि आपने हाल फिलहाल में सुना होगा, कांकेर में हर्रा प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है, कोदो कुटकी प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है। क्यों किया गया है, प्रश्न आता है ना दिमाग में कि क्यों किया है। तो इसका उद्देश्य होता है जो हर्रा है उसमें वैल्यू एडिशन करना, उसको किसी ऐसे उत्पाद में बदल देना जिसका मूल्य ज्यादा हो। ठीक, कोदो कुटकी को ऐसे प्रोडक्ट में बदल देना जिससे कि उसके मूल्य में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। यदि इस प्रकार प्रोडक्ट में मूल्य में वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है सरकार के द्वारा जो कोदो कुटकी है इसको खरीदने में भी अधिक राशि जो है वो लगाई जा सकती है फिर। ठीक, तो याद रखिएगा वैल्यू एडिशन करना, ठीक है, ये भी इस मिलेट मिशन का लक्ष्य है। ठीक, इसके अलावा देखते हैं कोदो कुटकी के लिए 3,000 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। ठीक, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना है, तो याद रखिएगा 3,000 रुपए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इन फसलों को शामिल कर इनके लिए इनपुट सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल किया गया है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कोदो कुटकी जो है इसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, और यदि कोई किसान मान लो यदि पहले धान लगाया था पिछले खरीफ वर्ष में और इस वर्ष वो कोदो कुटकी लगाता है या रागी की फसल लगाता है तो उसको इनपुट सब्सिडी के रूप में 10,000 रुपए की राशि जो है प्रति एकड़ की दर से दी जाएगी। ये प्रावधान भी किया गया है। ठीक, इसी में आगे पढ़ते हैं कि लघु धान्य फसलों के वैल्यू एडिशन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर और दुर्ग कोंदल विकास खंड के ग्राम गोटुल मुंडा में प्रसंस्करण इकाई लगाई गई है। ठीक, तो यहां से एक फैक्ट और निकल के आता है कि लघु धान्य फसलों के वैल्यू एडिशन के लिए कहां पर प्रसंस्करण इकाई निर्मित की गई है। तो याद रखिएगा दो जगहों पर, एक कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर और दूसरा दुर्ग कोंदल विकास खंड के ग्राम गोटुल मुंडा में। ठीक, चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन, आगामी एग्जाम्स के लिए इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे।
चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक, पुलिस के 3 अधिकारियों को उत्कृष्ट विवेचना हेतु मेडल से जुड़ा है। ठीक, अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस के 3 अधिकारियों को उत्कृष्ट विवेचना हेतु मेडल प्रदान करने की घोषणा की गई है। 3 लोगों को इसमें पुरस्कृत किया जाएगा जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस में कार्यरत हैं। कौन कौन है भाई? उप पुलिस अधीक्षक श्री राजीव शर्मा जी, यहां पर आप इमेज देख पा रहे हैं, ये हैं श्री राजीव शर्मा जी जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा उप निरीक्षक श्रीमती इंदिरा वैष्णव, तो ये हैं श्रीमती इंदिरा वैष्णव जी। ठीक, सहायक उप निरीक्षक श्रीमती इंदु शर्मा, तो ये हैं इंदु शर्मा जी। इन तीनों को हाल ही में भारत सरकार द्वारा सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, इनको मेडल प्रदान किया जाएगा। ठीक, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। आपको पता होगा कि राज्य सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि एक न्याय योजना चलाई जाएगी जिसके अंतर्गत भूमिहीन कृषकों को भी शामिल किया जाएगा। अब भूमिहीन कृषक कौन होते हैं? ऐसे कृषक जिनके पास भूमि नहीं होती है, वो दूसरों के खेतों में जाकर के कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? भूमिहीन कृषि मजदूर, या इन्हें ही भूमिहीन कृषक कहा जाता है। ठीक, तो भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ इसी वित्तीय वर्ष में देवउठनी पर्व से होगा। ठीक, आपको पता होगा कि देवउठनी पर्व हमारे यहां दिवाली के बाद, जिसको हम लोग जेठौनी बोलते हैं, ठीक है, जेठौनी बोलते हैं, कार्तिक माह में मनाया जाता है, कार्तिक के एकादशी में मनाया जाता है, आपको पता होगा। ठीक, कार्तिक माह के एकादशी में मनाया जाता है इसको। ठीक, जेठौनी बोलते हैं, गन्ना की पूजा करते हैं हम। ठीक, तो उसी दिन अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि ये जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं इनके लिए एक न्याय योजना जो है वो देवउठनी पर्व से प्रारंभ किया जाएगा। अब क्या प्रावधान है इस योजना में? इस योजना के तहत ग्रामीण अंचल के ऐसे परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और वे मनरेगा या कृषि मजदूरी से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, ऐसे परिवारों को ही इसका लाभ मिलेगा जिनके पास जमीन नहीं है, साथ ही वो मनरेगा या कृषि मजदूरी में संलग्न है। क्या मिलेगा उनको? 6,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से उनको दिया जाएगा। ठीक, सरकार ने योजना के लिए अनुपूरक बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पिछले वीडियो में जब मैंने आपको अनुपूरक बजट बताया था तो उसके अंतर्गत यह भी बताया था कि भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रारंभ होने वाली है और उसके लिए सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये मॉनसून सत्र की बात है। ठीक है, अभी जो 25 जुलाई से चालू हुआ था। ठीक, इस योजना से राज्य के 12 से 15 लाख भूमिहीन परिवार लाभान्वित होंगे। ये लाभान्वितों की संख्या है। ठीक, तो याद रखिएगा 12 से 15 लाख भूमिहीन परिवार जो हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इसके अंतर्गत कितनी राशि प्रावधानित की गई है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, ठीक है, और इस अनुपूरक बजट में कितनी राशि जो है इसका प्रावधान किया गया है। ठीक, तो याद रखिएगा इसको, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है 21वां वसुंधरा सम्मान। वसुंधरा सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो दिया जाता है श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा। ठीक, यह पुरस्कार वर्ष 2001 से प्रारंभ किया गया है। ठीक, और इस वर्ष इसके प्राप्तकर्ता हैं सुप्रसिद्ध लेखक श्री सतीश जायसवाल जी। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कि 21वां वसुंधरा सम्मान किसे दिया गया, तो याद रखिएगा श्री सतीश जायसवाल जी को। इस पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ताओं की बात करें तो सबसे पहले श्री रमेश नैयर जी को यह पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद कुमार साहू, श्यामलाल चतुर्वेदी, बसंत कुमार तिवारी, बब्बन प्रसाद मिश्रा, दिवाकर मुक्तिबोध, आशा शुक्ला, शरद कोठारी, गिरिजा शंकर, हिमांशु द्विवेदी, विनोद शंकर शुक्ल, ज्ञान अवस्थी, श्याम वेताल, अभय किशोर, गिरीश पंकज, सुशील त्रिवेदी, BKS रे,
प्रकाश दुबे, तुषार कांति बोस और ईवी मुरली को यह प्रदान किया जा चुका है। ठीक, पिछले साल आपने ईवी मुरली का नाम पढ़ा होगा। ठीक है, पिछले साल 20वां वसुंधरा सम्मान इनको प्राप्त हुआ था। 21वें की घोषणा हो गई है, याद रखिएगा किसको मिला है, श्री सतीश जायसवाल जी को। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक राजभाषा आयोग से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि राजभाषा आयोग प्रतिवर्ष 14 अगस्त के दिन कार्यालय स्थापना दिवस मनाती है। तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। सबसे पहले 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007 पारित किया और इसीलिए हम 28 नवंबर के दिन क्या मनाते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस मनाते हैं। ठीक, क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन, ठीक है, 28 नवंबर 2007 के दिन छत्तीसगढ़ की विधानसभा में छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007 जो है वो पारित हुआ था। ठीक, इसके बाद 11 जुलाई 2008 को छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में हुआ। ठीक, अब देखिए, अब ये जो छत्तीसगढ़ी है वो हमारी क्या हो गई है, राजभाषा। इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया, छत्तीसगढ़ को हमारी राजभाषा घोषित कर दिया गया कि छत्तीसगढ़ी में भी अब राजकाज हो सकते हैं। ठीक है, यानी जितने भी शासकीय कामकाज हैं वो छत्तीसगढ़ी में संपादित किए जा सकते हैं। ठीक, लेकिन अब बात यह आई कि छत्तीसगढ़ी को और समृद्ध कैसे किया जाए, छत्तीसगढ़ की भाषाई समृद्धि को और कैसे बढ़ाया जाए, इसके अलावा छत्तीसगढ़ी में शोध कार्य कैसे संपन्न हो, इसके लिए हमें एक प्रॉपर संस्था की जरूरत पड़ती है। तब वहां पर जरूरत महसूस होती है राजभाषा आयोग की। और राजभाषा आयोग के संबंध में अगस्त 2008 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन हुआ। ठीक, इसके बाद 14 अगस्त 2008 को आयोग की प्रथम कारोबारी बैठक की शुरुआत हुई। इसीलिए इस दिवस को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा कार्यालय स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इसका पूरा बैकग्राउंड है। ठीक, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसा डेट्स को स्पेशली लिख लीजिए, है ना। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ राजभाषा विधेयक जो है वो पारित हुआ। इसीलिए हम इस दिन क्या मनाते हैं, छत्तीसगढ़ी दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई 2008 को ये जो विधेयक है, ठीक है, जो पारित किया गया विधानसभा में, उसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया। अगस्त 2008 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ और 14 अगस्त सन 2008 को इसकी प्रथम बैठक हुई। इसीलिए इसे राजभाषा आयोग के द्वारा कार्यालय स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात यह आती है कि ये जो बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता की पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी ने। ठीक, छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े साहित्यकार माने जाते हैं। और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि ये राजभाषा आयोग जो है वो करती क्या है। तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के उद्देश्यों की बात करें तो पहला है राजभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज करवाना। ठीक है, राजभाषा यानी छत्तीसगढ़ी को। ठीक, आपको पता होगा कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो संविधान के भाग 17 में उल्लेखित है। ठीक, तो भाग 17 या 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी को शामिल कराना, ये इस राजभाषा आयोग का उद्देश्य है। ठीक, राजकाज में छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करना। इसीलिए आप जब मुख्य परीक्षा देते हैं पीएससी की, तो वहां पर आपको बाकायदा क्या देता है, पत्र लेखन देता है, ताकि आप पत्र सही से लिखना सीखें। और उसके बाद आपको प्रशासनिक शब्दावली सिखाई जाती है, छत्तीसगढ़ी में प्रशासनिक शब्दावली। ठीक है, हालांकि ये पूर्ण रूपेण इसी प्रकार से लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा सिलेबस में, लेकिन जब आप हिंदी से छत्तीसगढ़ी ट्रांसलेशन जाएंगे तब वहां पर इन शब्दों का प्रयोग होता है। आप चाहें तो पुराने पेपर उठाकर देख सकते हैं। प्रशासनिक शब्दावलियों को अनुवाद के रूप में पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए अगला है त्रिभाषाई भाषा के रूप में प्राथमिक एवं
माध्यमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम में शामिल करना। ठीक, आपको पता होगा कि अधिकांश जो पुस्तकें हैं हमारी वो हिंदी में होती है या अंग्रेजी में होती है। ठीक, तो राजभाषा आयोग के माध्यम से त्रिभाषाई भाषा के रूप में, यानी कि 3 भाषाएं हो जाएंगी अब, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश। ठीक है, इसके रूप में प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम में शामिल करना, यह भी उद्देश्य है राजभाषा आयोग का। ठीक है, इसको इसमें शामिल करने की अनुशंसा इसलिए की जाती है बार बार, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो छत्तीसगढ़ी भाषा को अच्छे से सीख सकें। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो आइए एक नजर राजभाषा आयोग के अध्यक्षों पर भी डाल लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्षों की सूची यहां पर दी गई है। ठीक, पहले अध्यक्ष कौन बने? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। इनका कार्यकाल वर्ष 2008 से वर्ष 2011 तक था। इसके बाद श्री दानेश्वर शर्मा इस आयोग के अध्यक्ष बने, जो कि वर्ष 2011 से लेकर के वर्ष 2017 तक इस आयोग के अध्यक्ष रहे। इसके बाद डॉक्टर विनय कुमार पाठक, जो वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक इस आयोग के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे। ठीक, वर्तमान में ये पद संस्कृति मंत्री के द्वारा संभाला जा रहा है। ठीक, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए, तो अब आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जो है प्रश्नोत्तर का सेगमेंट। पहला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त या 11 अगस्त। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, वनांचल में निवासरत लोगों के पोषण स्तर में वृद्धि करना, मिलेट फसलों के वैल्यू एडिशन से रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, वनांचल के निवासियों को वन अधिकार पत्र प्रदान करना, और चौथा ऑप्शन है केवल ए और बी। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ जनजातीय एटलस जारी करने वाला देश का कौन से क्रम का राज्य है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के पहले कौन से 2 राज्यों ने जनजातीय एटलस जारी किया है। ठीक, अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में कुल कितने जंगल का सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किया गया है? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार का प्रश्न यहां से बन सकता है। ठीक, तो ऑप्शन देखिए, 6553.26 हेक्टेयर, 5553.26 हेक्टेयर, 14000 हेक्टेयर या 5353 हेक्टेयर। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा कार्यालय स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी सीधा पूछना चाहता है कि राजभाषा आयोग जो है वो कार्यालय स्थापना दिवस कब मनाती है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा, तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे छत्तीसगढ़ समसामयिकी के 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।